हेलो फ्रेंड्स। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, देखते हैं। कल हमने ग्रोथ तक पढ़ लिया था। आज हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्शन 4, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन likewise is a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Organism reproduce by asexual and sexual means. इसका मतलब देखते हैं हम कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है कि वो अपने जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उनके जैसा आइडेंटिकल हो, और ये केवल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही करते हैं रिप्रोडक्शन। ऐसा तो नहीं है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है और मल्टीसेलुलर भी करता है, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन का डिफरेंस होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स से अलग अलग होता है। वो हम आगे देखते हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, जो मल्टीप्लाई करती है, इजीली मल्टीप्लाई करती है, वह एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स उनमें बनते हैं और उससे वो रिप्रोडक्शन करती है। ये किस किस में होता है? ईस्ट हाइड्राबर्ड प्लेनेरिया, जिसमें कि ट्रू रीजनरेशन होता है, उसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लेनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि गैमेट का फ्यूजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। जब वो फ्यूजन होती है तो मियोसिस के अंदर जो स्टेजेस होती है डिफरेंट मियोसिस वन के अंदर, उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है अक्रॉस हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। However, there are many organisms which do not reproduce. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था म्यूल्स के जो खच्चर होते हैं, जो छोटे घोड़े होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो खच्चर होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। और बीज हो गया, जो वर्कर मेल बीज होते हैं, वो होते हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, जो मतलब जो ह्यूमन कपल के अगर शादी के 5 साल तक कोई बेबी नहीं होता है तो उसे इनफर्टाइल कहा जाता है। Hence, reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism. तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी पूरी तरह डेफिनाइटिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि आपने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नो, ऑफ कोर्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। लेकिन जब हम नॉन लिविंग देखते हैं तो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम एक तरह से कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन जो नॉन लिविंग है वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लिविंग भी नहीं कर पा रहे हैं साथ में। वो हमने देखा। सेक्शन 5 में हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल से बने होते हैं। केमिकल में क्या है? CHO, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर फास्फोरस। मेनली इनको बोलते हैं चॉन्स, CHONSP। इन सबसे मिलके ही एक ऑर्गेनिज्म जो है ज्यादातर बना होता है। दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग। वो केमिकल स्मॉल भी हो सकता है और बिग बड़ा भी हो सकता है। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज एंड फंक्शंस। उनके अलग अलग क्लासेस हो सकती है, साइज हो सकते हैं एंड फंक्शंस हो सकते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। और वो जो है डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू एक से दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा प्रोटीन में, प्रोटीन चेंज हो जाएगा फैट में। रिवर्सिबली हम देखते हैं कि जो फैट है वो प्रोटीन में चेंज हो जाता है टूट के। जो फैट जब टूटता है उनका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे प्रोटीन बन जाता है। मतलब जो उसमें से कीटोन बॉडीज निकलती हैं, जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन टूटता है तो उससे कीटोन बॉडीज निकलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये। और हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या
ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, जैसे रेस्पिरेशन का उल्टा हम कर देते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है, वो टूट के और पायरुविक एसिड उसके अंदर बनता है। मतलब कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उससे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, 3 कार्बन के से 1 कार्बन का बन रहा है। तो इसको हम कैटाबॉलिज्म में बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट वे पे जाते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ टूटती है तो उसमें से कुछ ना कुछ रिलीज होता है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है एज ए बाय प्रोडक्ट। द सम ऑफ द all the chemical reaction occurring in the body is metabolic। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट्स मेटाबॉलिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं पर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है। मेटाबॉलिज्म मींस कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, मतलब कि प्रोडक्ट्स का बनना और टूटना। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो इन अ सेल फ्री सिस्टम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन विट्रो सेल फ्री सिस्टम में। कैसे? कि हम एक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर आप डालिए कार्बोहाइड्रेट से आप ऐसे केमिकल डालिए, जो एंजाइम्स डालिए जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर दे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कैटाबॉलिज्म को। एनाबॉलिज्म क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं जो दो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को जोड़ के और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दे। तो ऐसा हम आगे देखेंगे। An isolated metabolism reaction outside the body of an organism performed in a test tube। तो देखते हैं किस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में, वो लिविंग भी नहीं होती है और नॉन लिविंग भी नहीं होती है, बट इट इज श्योरली ए लिविंग रिएक्शन। बट वो एक लिविंग रिएक्शन होती है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लाइफ फॉर्म का। सेक्शन 6 में देखते हैं कि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है वो होता क्या है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है सभी ऑर्गेनिज्म की। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल सेल बैक्टीरियम टू ए ब्लू व्हेल और जाइंट रेडवुड ट्री इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो हम देखते हैं कि सिंगल बैक्टीरियम सेल है, उससे लेके जैसे आप देखेंगे सिंगल बैक्टीरियम सेल में एग्जाम्पल क्या होगा इसका। जैसे आप देखिए कोई भी बैक्टीरिया हो गया, जो जैसे सिंपली आप देखिए दही का एग्जांपल देख लीजिए, बेसिलस बैक्टीरियम उसमें होता है, उससे लेके वो जाइंट व्हेल तक सभी सेल्स के बने होते हैं, सब सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है बिना सेल के वो बन नहीं सकता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक सेल से जुड़ के ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और एट लास्ट एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस विद इन अ सेल। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी सेल ही अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। एक सेल ही उनकी पूरी एक ऑर्गेनिज्म है। वही सारे अपने जो एक्सक्रीशन का हो गया, डाइजेशन का हो गया, जितना मूवमेंट का हो गया, सारे काम वो ट्रांसपोर्टेशन अंदर ही उसके अंदर चलता है, तो सारा काम वो खुद ही करती है। वेयर एज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। किस तरह से, मतलब कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग टिश्यूज में। जैसे कि जो हमारा स्टोमक है उसके टिश्यूज में जो है फूड का डाइजेशन कर रहे हैं, हमारा जो मुंह है उसके टिश्यूज जो है फूड को इंटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उसको। तो इसी तरह डिफरेंट लेबर डिवाइड होता है। एक्सक्रीशन के लिए किडनीज यूज हो जाती हैं। तो ऐसे डिफरेंट हमने काम बांटा हुआ है हमारे शरीर के ऑर्गन्स में, वो ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है।
तो हम फीचर देखते हैं, हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट कैसे हैं। तो हम 3 बेसिस पे देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड लाइफ स्पैन। फर्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी में देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सिंपल है, सिंगल सेल है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स है और मिलियंस टू ट्रिलियन सेल्स के बने होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, मैंगो ट्री हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर में देखते हैं कि सब सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो बना रहा है एटीपी, वो एनर्जी बना रहा है। दूसरा गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है कि जो भी जो कच्चा माल आ रहा है उसको पैक करके एक सेल से दूसरे सेल पहुंचाने का काम कर रहा है। दूसरा हो गया अपना जो साइटोप्लाज्म हो गया, वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि वो फ्रीली मूव कर सके मॉलिक्यूल्स। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनल्स है जो सब सेलुलर पार्ट में होते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। लाइफ स्पैन देखते हैं तो जनरली शॉर्टर होते हैं, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, और जो इनका कुछ 24 टू 28 हॉर्स इतना ही लगभग शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि एक सेल देखे तो लगभग 40 मिनट्स में एक सेल डिवाइड कर देती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो डिफरेंशिएटेड सोमैटिक एंड जर्म सेल्स विद ऑर्गेनाइज्ड सेंस, मतलब कि सोमैटिक सेल अलग होती है, जर्म सेल अलग होती है। हमारा जैसे ह्यूमन बॉडी है 2n=48 क्रोमोसोम से बना है, लेकिन जो एक्स एंड वाई है, वो जो सेल्स, उसकी जो सेल्स है क्रोमोसोम की, वो जर्म सेल्स है। वो जो जहाँ वो पाई जा रही है वो जर्म सेल्स है, जहाँ एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है। और जितनी भी अदर सेल है हमारी, जो ह्यूमन बॉडी जो क्रिएट करती है, जो मतलब बाहर से हमको दिखाई देती है, वो सब सोमैटिक सेल्स के अंदर आती है। ठीक है। जर्म सेल्स में ये है कि जैसे जो सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हो गए, उसके अंदर जो अपना जर्म सेल्स बनेगी, स्पर्म एंड एग। एग जो है अपना ओविलिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगी। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो लाइफ स्पैन हम देखते हैं। सेक्शन 7 में देखते हैं कॉन्शियसनेस, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑर्गेनिज्म का, ठीक, कॉन्शियसनेस। ठीक है, इज द एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी स्टिमुलाई हो रहे हैं, जो केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल, तीनों तरह के हो सकते हैं। जैसे कि केमिकल में हम देखते हैं कि कोई केमिकल हमारे सराउंडिंग है, मतलब कि आपका हाथ पे कोई केमिकल गिर गया है, आप लैब में काम कर रहे हैं, तो उसका एक एक आउटपुट निकलेगा कि आपका वो जगह जल जाएगा। आपका कॉन्शियसनेस जो है, आपको दिमाग को तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ केमिकल गिरा है। फिजिकल में देखते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो एक सिग्नल मिलता है हमारे माइंड को कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है कुछ। बायोलॉजिकल में हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं वो आ जाते हैं। वी सेंस और एनवायरमेंटल थ्रू और सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हम देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है। जैसे कि आई से हम देखते हैं, अपना जो है स्किन से हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं कि यार स्किन जल तो नहीं रहा है, उस तरह से टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, प्लांट्स क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर को रेस्पॉन्ड करते हैं, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट। जितने मतलब अगर कोई पॉल्यूशन होगा तो आप देखते हैं कि जो लाइकेन होता है वो पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए लाइकेन इंडिकेटर है एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का है। लाइकेन एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का जो है, जहाँ पे लाइकेन पाया जा रहा है वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड क्या होता है कि, फोटो पीरियड ये होता है कि फोटो जो लाइट का जो पीरियड क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट पीरियड। जैसे कोई प्लांट है वो शॉर्ट डे प्लांट्स, मतलब उसको लाइट की कम जरूरत है तभी वो ब्रीड करता है। तो वो जब भी ब्रीड कर पाएगा जब लाइट कम होगी वहाँ पे। ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट मौसम
मतलब डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग मौसम आता है तो उसमें अलग अलग प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ही वो ब्रीड करते हैं, तो इस तरह से डिवाइड होता है, इस तरह से वो सेंस करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, इस तरह से सभी एनिमल्स जो है अपने सराउंडिंग के मौसम के बारे में जो है वो अवेयर है, तो इसी को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। एनसीईआरटी का लाइन फोकस देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज ऑल द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। जब हम ह्यूमन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है एक लिविंग जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है उसको डिफाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं, जो पहले भी हमने बात की थी कि जो कोमा में चले गए हैं जो पेशेंट, जो सपोर्ट सिस्टम पे है, मशीन से उनका हार्ट और लंग्स रिप्लेस कर दिया गया है या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोमेटिक कंडीशंस में चले जाते हैं तो उनको किसी भी चीज़ होता है, उनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल कम हो जाती है। केवल वो सुन सकते हैं, सुन जरूर सकते हैं वो, लेकिन कुछ भी रेस्पॉन्ड वो नहीं करते हैं। तो उनका केवल सुनने का जो है वो ही केवल जो है उसमें कोमा में रहता है, वो भी बहुत कम माइंड उसमें काम करता है। सेक्शन 8 हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि बहुत सारे वैरायटी के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लाइफ फॉर्म पाई जा रही है अर्थ में, उनको एक मतलब कंबाइंडली हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो 17 से 18 लाख जो है 1 मिलियन का 10 लाख होता है, तो 0.7 का 7 लाख। ओके, तो इस तरह से 17 से 18 लाख जो है जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हमारी अर्थ पे पाई जाती है, उसमें हम ग्रुप एंड अप्रोक्सीमेट जो है डिस्क्राइब्ड स्पीसीज को हम देखते हैं। इंसेक्ट के जो है लगभग 10 लाख जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, 10 लाख मेंबर्स इसमें है। मतलब मेंबर्स का मतलब है स्पेसिफिक स्पीसीज जो है। स्पीसीज क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहते हैं, एक जैसा काम करते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको स्पीसीज बोला जाता है। फंजाई में देखते हैं 72,000। एंजियोस्पर्म जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो 2,50,000 के आसपास जो है स्पीसीज पाए जाते हैं। बर्ड्स जो कि एवीज में आता है उसमें 10,000, मैमल्स में 5,500। सेक्शन 9 में देखते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को आप जानते हैं, लेकिन क्या है कि आपके गांव में आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपकी लोकेलिटी में देखेंगे तो लोकेलिटी के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन हमको क्या है कि उनका नाम को स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए। वो ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसको आपको हिंदी में सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। तो उसी को हमको एक ऐसा स्पेसिफिक नेम देना है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में मैं कहीं भी जाऊं, अगर मैं बोलूं कि मैंजीफेरा इंडिका, तो उसको आम के नाम से ही लोग समझने चाहिए, उसी को किसी और नाम से लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो है इसकी ज़रूरत पड़ी कि हम एक साइंटिफिक नेम रखें प्लांट्स का, ताकि सभी जगह एक जैसा ही प्लांट्स को पहचाना जाए। नोमेनक्लेचर इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड correctly and we know to what organism the name is attached to। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं भी हम जाएं हमको एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम से एक ही ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए। मतलब मैंजीफेरा इंडिका से मतलब कि मैंगो ही मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यही उसका आइडेंटिफिकेशन है। बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस ब्रांच ऑफ स्टडीज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो इसी तरह से हम क्या है डिफरेंट नेम से डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। उसको हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल जो है, जैसे कि स्पीशीज, जीनस और जो हो गया अपना किंगडम जो हो गया, इन सब को हम बोलते हैं डिफरेंट टैक्सा लेवल्स है। तो इनकी जब स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।